ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम 37 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 50 एमसीक्यूज की सीरीज में अब ये हमारे आखिरी सीक्वेंस है। चलिए, ABC Limited is a public limited unlisted company with 50 crores equity capital of 10 each. It has taken over 10% of 70% of the equity of a company called BCG Limited. ठीक है, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, 50 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, उसने कितना लिया है? 70% ले लिया है बीसीजी के शेयर्स, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। ये अनलिस्टेड कंपनी थी, अब जो बीसीजी है ये लिस्टेड कंपनी है विद इक्विटी कैपिटल ऑफ 20 करोड़। ठीक है, divided into share of 10 each. They have decided to merge. CEO of BCG has following queries which you have to answer. क्या लिखा है? Is the decision to merge is in order and necessary? Is the merger approved by shareholders of each of the companies? मतलब ये मर्जर को क्या हमें शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी? And what happens if shareholders do not consent? Does it require order of NCLT? ठीक है, तो ये कौन से ज्ञान का क्वेश्चन है? ये अमलगमेशन, मर्जर, कॉम्प्रोमाइजेस वहां का है। ठीक है, कभी भी हमें मर्जर करवाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जो प्रोविजंस हैं लॉ के, कंपनीज एक्ट ने जो दिए हैं वो, प्लस शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल दोनों कंपनीज में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यस द डिसीजन टू मर्ज इज इन ऑर्डर, companies are free to merge with consent of shareholders and by following the procedures prescribed under law, although it will not fall under special category of mergers। फिर भी हमें एक स्कीम की जरूरत है और स्कीम का अप्रूवल शेयर होल्डर्स ही देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि मर्जर जो है ऑर्डर में है। ठीक है, दूसरा कि मर्जर अप्रूव करना जरूरी है, बिल्कुल है। अगर कोई कंसेंट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर कोई कंसेंट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में उनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को या तो हम क्या करेंगे, एग्जिट ऑफर दे देंगे, और नहीं तो उनको मेजॉरिटी जो है उसकी बात माननी पड़ेगी, मेजॉरिटी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? Yes, the scheme has to be approved by 3/4 majority of shareholders in value. मर्जर जो है ये शेयर होल्डर के 3/4 मेजोरिटी के साथ अप्रूव होगा। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेजोरिटी का डिसीजन। ठीक है, एंड यस इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, क्योंकि ट्रांसफरी एक लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशंस भी वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीएलटी की अप्रूवल आपको लेनी है। तो अगर हमें किसी भी दो कंपनीज का मर्जर करवाना है तो प्रोविजंस जो लॉ के हैं वो, प्लस शेयर होल्डर्स का 3/4 अप्रूवल इन वैल्यू। ठीक है, और फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो है या तो हम उन्हें एग्जिट ऑफर देते हैं और नहीं तो फिर मेजोरिटी जो है, जैसा भी बोले, मेजोरिटी जो है वो आपका फॉलो करना पड़ेगा। एनसीएलटी की अप्रूवल भी इसके अंदर लगेगी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के हिसाब से भी चीजें चलेंगी। आ जाइए हमारे 38 क्वेश्चन पे। ABC Private Limited is a company in which there are 8 shareholders. Can a member holding less than 1/10 of the share capital of the company apply to the tribunal for relief against operation and mismanagement? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जो है उसका क्वेश्चन है ये, और वहां पर हमने देखा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसके अंदर क्या प्रोविजन याद हो अगर आपको तो। ठीक है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल,
याद है क्या? कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल को तो 1/5 ऑफ द टोटल चाहिए था। कंपनी विद शेयर कैपिटल को क्या चाहिए थे? या तो आपको 100 मेंबर्स और 1/10 जो मेंबर्स हैं वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, या फिर हमने ये देखा था 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल अगर वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है, एक मेंबर है जो कि क्या होल्ड कर रहा है, 1/10 से भी कम शेयर कैपिटल वो होल्ड करता है। पर हमने इसके साथ ये एक प्रोविजन भी पढ़ा था कि एनसीएलटी को अगर आप अप्लाई कर रहे हो और एप्लीकेशन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, इस तरह से ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है इस कंपनी में, तो ऐसे केस में ये जो रिक्वायरमेंट है ना कि मिनिमम नंबर जो एलिजिबिलिटी के, इसको भी ये क्या कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं, एनसीएलटी वेव कर सकती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, देखो कैसे लिखा है, अंडर दिस सेक्शन मेंबर्स शैल हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 ऑफ द एक्ट। 241 के अंदर हो सकता है, द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। क्या बोला, इन द केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल तो 100 मेंबर्स होने चाहिए, और नहीं तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम मेंबर्स का ही ले रहे हैं, ठीक है। और फिर या तो अगर यहाँ पे विच एवर इज लेस, इनमें से कोई भी कम हुआ तो लग जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है। या किसके द्वारा, या कोई भी मेंबर या मेंबर्स द्वारा जो 1/10 से कम जो है होल्ड नहीं करते, 1/10 से ज्यादा होल्ड करेंगे ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एप्लीकेंट और एप्लीकेंट्स हैज paid all the calls and other sums due to on their shares, उनके शेयर्स पे जितना भी पेबल अमाउंट है वो उन्होंने पे किया है, तभी जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो सिर्फ हमें एलिजिबिलिटी नहीं लिखनी है, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स की भी एक मैंडेटरी कंडीशन हमें लिखनी है। अब इस केस में देखो, अब इन्होंने दोनों ही चीजें लिखी है, कंपनी विद कैपिटल शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, दोनों का ही इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब provided that tribunal may on application made to it in this behalf waive all or any of the requirements जो specified करी है A और B में, मतलब इसके अंदर और ये जो इसके अंदर, so as to enable the members to apply under section 241, ठीक है। तो जहाँ पर यहाँ पर इसने क्या बोला है कि एनसीएलटी जो है अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि वो वेव कर दे या तो सारे या कुछ कंडीशंस को, ठीक है। तो अपने को दो चीजें इसमें लिखनी है कि एप्लीकेंट ने सारे कॉल्स पे किए थे टाइमली, और दूसरा कि जहां पर भी जो शेयर्स हैं वो जॉइंटली हेल्ड हैं तो उनको एक ही मेंबर गिना जाएगा। ये इसके एक्सप्लेनेशन में आप ये दोनों चीजें लिख सकते हो। आगे क्या लिखा है, where any members of the company are entitled to make an application under section under this subsection 1, any one or more than one having obtained the consent of writing of the rest may make the application on behalf and benefit all of them। जहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं तो इन्होंने पूरा ही सेक्शन लिख दिया, जहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि भाई अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है उसके साथ क्या होगा, विदाउट शेयर कैपिटल है तो उसके साथ क्या होगा, दोनों प्रोविजंस आपने लिख दिए। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन में वो 2 पॉइंट्स लिखोगे जो मैंने बताया, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कोई भी वन जो इसमें एलिजिबल हो रहा है मेंबर, वो क्या कर सकता है, कंसेंट इन राइटिंग करके, और सारे मेंबर्स जो जो एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं वो सब उसमें लगा सकते हैं। Hence the petitioner can seek relief by giving an application to tribunal on this behalf and it may waive any such requirement, और जो केस है उसको हम फिर से खोल सकते हैं या रिड्रेस्ट कर सकते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 241, सेक्शन 241, ठीक है। अब आते हैं अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो है सेक्शन 245 क्लास एक्शन। तो एक्सप्लेन द टर्म क्लास एक्शन अंडर द सेक्शन 245 एंड व्हाट आर द रेमेडीज दैट कैन बी सॉट इन अ पिटीशन फॉर क्लास एक्शन, ठीक है।
बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो हम इसीलिए इसको ले रहे हैं। क्लास एक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 245 of Companies Act. A class action lawsuit provides a legal advantage where many people can collectively file a lawsuit against any individual or business of similar nature of damages caused. तो यहाँ पे क्लास एक्शन जो है या जो है ये कौन कर सकता है, लोग कलेक्टिवली एक लॉसूट इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट, अगर अपने को कुछ लॉस सफर हुआ है उसके लिए। If they are of the opinion कि management or conduct of the affairs of the company are being conducted prejudicial to the interest of the company or its members or depositors, they can file an application before the tribunal on behalf of the members or depositors for seeking orders. देखो दोनों ही आ रहा है इसमें, मेंबर्स और डिपॉजिटर्स दोनों को ये राइट दिया गया है। अभी तक हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और जितने भी देखे उन सब में क्या था, ये सिर्फ मेंबर्स ला सकते थे, पर इस क्लास एक्शन में डिपॉजिटर्स भी आ जाते हैं। तो आपको दोनों का मेंशन करना है। सबसे पहले तो ये मेंशन करोगे कि क्लास एक्शन सेक्शन 245 के अंदर होता है, इसके अंदर हम कोई भी जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली एप्लीकेशन या मतलब लॉ सूट इनिशिएट कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी के बिजनेस के अगेंस्ट लॉसेस जो आपने इनकर के उसके लिए। ठीक है, अगर मैनेजमेंट आप मतलब अगर उनको लगता है कि मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है कंडक्ट है कंपनी का वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन में बी फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या देखा हमने, पिटीशन जो है इट कैन बी फाइल्ड टू सीक द फॉलोइंग रिलीफ्स। उसने क्वेश्चन अपने को क्या पूछा था, क्या क्या रिलीफ आप करवा सकते हो, क्या क्या रिलीफ सॉर्ट कर सकते हो। तो देखो इसमें ये सारे केसेस हैं। पिटीशन जो है वो हम क्या क्या फाइल कर सकते हैं रिलीव्स के लिए, टू प्रेजेंट द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर ऑफ द आर्टिकल्स और एमओए ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पर हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, एक्ट करने से रोक रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट जो अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जो अल्ट्रा वायरस है उसको करने से हम रोक रहे हैं, कमिट करने से रोक रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा, to present the company from committing breach of any provision of the company's MOA या articles। सेम MOA या articles को कंपनी क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है या फिर अल्ट्रा वायरस कोई एक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि हम कंपनी को रोक रहे हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट करने से बियॉन्ड द पावर्स, फिर या फिर हम कंपनी ने कोई ब्रीच किया है कंपनी के एमओए या आर्टिकल्स का, कोई प्रोविजन ब्रीच किया है उसके लिए रोक रहे हैं, या फिर कोई रेजोल्यूशन को हम वॉइड डिक्लेयर करवा रहे हैं क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहा है ना। इफ द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और ऑब्टेन्ड बाय मिसस्टेटमेंट टू द मेंबर्स या डिपॉजिटर्स, मेंबर्स या डिपॉजिटर्स का कंसेंट आपने गलत तरीके से प्राप्त किया है, रेजोल्यूशन जो है वो आपने सप्रेस करके पास किया है, तो ऐसे केस में भी हम कंपनी को रोक रहे हैं। या टू रेस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग
फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन। ठीक है, तो हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, कंपनी को मना कर रहे हैं कि भाई आपने ये जो एक्ट्स किए हैं, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं या तो ये अल्ट्रा वायरस है, या अल्ट्रा वायरस द एक्ट है, या अल्ट्रा वायरस एमओए या एओए है, या हम रेजोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं वॉइड, या फिर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को और कंपनी को उस रेजोल्यूशन पे एक्ट करने के लिए रेस्ट्रेन कर रहे हैं, या फिर हम रेस्ट्रेन कर रहे हैं कंपनी को फ्रॉम डूइंग एन एक्ट व्हिच इज अगेंस्ट द या अपोजिट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन कॉन्ट्ररी टू एनी रेजोल्यूशन। ये सारी चीजें हमने कर ली। या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए क्या है, फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल या रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हो गया है, या फिर हम डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं या कॉम्पनसेशन डिमांड करना चाहते हैं या कोई सुटेबल एक्शन हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें ऑडिटर भी आ गया, ऑडिटर को भी हम बोल सकते हैं, कंपनी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म ऑफ द कंपनी फॉर एनी इम्प्रॉपर और मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट और ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल और रॉन्गफुल कंडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए आप कर सकते हैं, क्लास एक्शन ला सकते हैं। तो इस पे आपका क्वेश्चन अगर आया, सबसे पहले सेक्शन कोट करोगे, सेक्शन है 245, फिर हम बताएंगे कि इसके अंदर डिपॉजिटर्स या मेंबर्स जो है कंपनी के अगेंस्ट लॉ सूट इनिशिएट कर सकते हैं इन केस उनको लगता है किसी इंडिविजुअल का बिजनेस जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से चल रहा है, प्रीजुडिशियल है, या फिर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। ठीक है, फिर आगे एक एक करके हमने देख लिए 6-7 केसेस हैं जब हम अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे हैं, या फिर हम मेमोरेंडम या आर्टिकल्स जो है उसके प्रोविजंस को ब्रीच कर रहे हैं, या हम एमओए और एओए को ऑल्टर करवा रहे हैं किसी रेजोल्यूशन से जो सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स या प्रीजुडिशियल है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को एक्टिंग करने के लिए रोक रहे हैं कि वो एक्ट ना करें ऐसे रेजोल्यूशन पे। ठीक है, या हम कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे हैं, या डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया है, या ऑडिटर की बात है, ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम लॉ सूट इनिशिएट करना चाहते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर है एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस वेदर द फॉलोइंग एक्ट इज वैलिड। The board of directors of the company has made a bona fide decision not to declare any dividend for the year ended 31st March. ठीक है, शेयर होल्डर्स ने बोला कि कंप्लेन लगाई कि जो डिसीजन है ये मिसमैनेजमेंट का है और कंपनी को डिक्लेयर करना चाहिए डिविडेंड। तो आपको पता होगा कि ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करना जो है ये सोलली किसका इनिशिएटिव है या सोलली किसकी कंसेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कोई डिविडेंड जो है वो डिमांड नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी को लग रहा है कि डिविडेंड नहीं पॉसिबल है पे करना तो वो नहीं करेगी, इसमें कोई भी आपका मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, मिसमैनेजमेंट का ये ग्राउंड नहीं आएगा। The term mismanagement has not been defined under the act normally. It means gross mismanagement of affairs of the company। और उसके अंदर आता है कि अगर आपने फंड्स को पर्सनल यूज एक्सपेंसेस के लिए यूज किया है, या आपने मैनेजमेंट में नेग्लिजेंस किया है, ठीक है, इन एक्शन, किसी भी चीज का इन एक्शन भी क्या है, एक तरह से मिसमैनेजमेंट है। कहीं से कहीं ये नहीं है कि डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो वो मिसमैनेजमेंट में आ रहा है। अगर डायरेक्टर्स का बोनाफाइड डिसीजन है कि वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना चाहते और वो जो प्रॉफिट्स है अवेलेबल प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करके रिजर्व्स में डालना चाहते हैं, तो ये मिसमैनेजमेंट में नहीं आता। ठीक है, आई क्या बात समझ में? तो 3 केसेस हैं जो कि आपके मिसमैनेजमेंट में आते हैं, ड्रॉइंग ऑफ फंड्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, या फिर नेग्लिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर इनएक्शन कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज मिसमैनेजमेंट। बाकी और भी कोई रीजन नहीं जिसमें हम मिसमैनेजमेंट बोल सकें। Thus, in the present case, the group of shareholders who complained to tribunal against the decision of board not to declare any dividend and to accumulate available profits from into reserves would not succeed, as the act of the directors does not amount to mismanagement। जो डायरेक्टर्स का एक्ट है ये मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट नहीं है, ना ही शेयर होल्डर कंपेल कर सकते हैं बोर्ड को किसी भी साल की वो डिविडेंड मैंडेटरी डिविडेंड डिक्लेयर करे ही करे। ये बोर्ड की रिकमेंडेशंस होती हैं और बोर्ड
अगर चाहेगा तो ही रिकमेंड होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। A group of shareholders consisting of 25 members, शेयर होल्डर्स का ग्रुप कितने का था, 25 मेंबर्स का था। उन्होंने पिटीशन लगाने की बात सोची ट्रिब्यूनल के पास अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अभी हमने ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का क्वेश्चन किया था, उसमें था कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, दोनों की चीजें हमने देख ली थी। फिर है यहाँ पे मिसमैनेजमेंट किसके खिलाफ कर रहे हो, मेसर्स फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स लिमिटेड के खिलाफ। ठीक है, द कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स में से 25 मेंबर्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, और वो 25 मेंबर्स कितना होल्ड करते हैं, 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल अमाउंटिंग टू 1/15 ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये जो है ये 1/10 शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं 25 मेंबर्स। मेन ग्रीवियंस क्या था इस ग्रुप का कि बोर्ड ने मिसमैनेजमेंट किया है और इस कारण कंपनी को लॉसेस हुए, और इस कारण कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है जबकि उसके पास प्रॉफिट्स हैं तब भी। ठीक है, तो अब अगर हम पूरे क्वेश्चन को समअप करें तो यहाँ पे देखो कितने का है, यहाँ 300 मेंबर्स का ग्रुप है, 300 मेंबर्स का ग्रुप है, 300 मेंबर्स है टोटल। उनमें से 25 लोगों का ग्रुप जो है वो अप्लाई कर रहा है मिसमैनेजमेंट के लिए, और ये जो 25 लोग हैं ये 1/10 होल्ड करते हैं ऑफ द शेयर कैपिटल, पर यहाँ 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल अकाउंटिंग फॉर 1/15 ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी मैं आपको उस क्वेश्चन के पास फिर से ले जाती हूँ, या फिर इसके अंदर भी होगा। अब हम पहले देख रहे हैं क्या इनको राइट है। अपन ने देख लिया था कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए कंपनी विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल दोनों का केस क्या है, दोनों की कंडीशंस या एलिजिबिलिटी जो है एप्लीकेशन लगाने की वो वेव कर सकती है एनसीएलटी। ठीक है, और अपने को ये भी लिखना है कि ये तभी अप्लाई होगा जब जो शेयर होल्डर है उसने अपने सारे कॉल्स जो है वो पे करे। अब देखो क्या लिखा है, सेक्शन 244 प्रोवाइड्स द राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ ट्रिब्यूनल के पास हम अप्लाई कर रहे हैं रिलीफ के लिए। ठीक है, तो ये एक राइट टू एप्लीकेशन है, और दिस राइट इज अवेलेबल ओनली व्हेन द पिटिशनर होल्ड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ शेयर्स in case of the company having share capital not less than 100 members or not less than 1/10 of the total number of members। total members के 1/10 होना चाहिए अगर हम members की बात करें तो। ये है कंपनी विथ शेयर कैपिटल और ये है कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। इसमें हमने देखा था कि 100 मेंबर्स होने चाहिए या फिर कितने, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल मेंबर्स, या फिर whichever is less, या फिर एक मतलब ऐसा मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ द, एक ही मेंबर की बात कर रहे हो तो कम से कम उसके पास कितना होना चाहिए, 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में क्या बोला था, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, अब हमारे अगर ये केस देखें तो इसमें मेंबर्स कितने थे, 300। 300 में से आपको बोला इसने या तो 100 मेंबर्स करें तो 100 तो नहीं है, अगर हम 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स करें तो 30 मेंबर्स को अप्लाई करना चाहिए। 30 की जगह कौन कर रहा है, 25 कर रहा है। या फिर अगर उनमें से एक की बात करें तो 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल जो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पूरा प्रोविजन लिखने के बाद हम यहाँ से इसका आंसर देख रहे हैं। सिंस द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ना तो 100 है, ना ही वो 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, ना ही 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, तीनों ही क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रही। क्या बात समझ आ रही है क्या, देखो 100 मेंबर्स हो रहे हैं नहीं, कितने मेंबर्स है, 25 मेंबर्स। ठीक है, तो या तो 100 मेंबर्स अप्लाई करें, 100 वाली तो बात नहीं है। अब 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ये भी नहीं हो रहा,
ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि 1/10 ऑफ द टोटल, टोटल कितने 300, तो 30 मेंबर्स चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तीसरा क्या बोला, ऐसा मेंबर जो कम से कम 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है। पर अब अपने को क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन अपन देखें अगर, तो उसने क्या लिखा है, ये जो 25 मेंबर्स हैं ये 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर होल्ड करते हैं, पर इशूड शेयर कैपिटल कितना होल्ड कर रहे हैं, 1/15। ठीक है, तो अब 1/15 तो कम होता है 1/10 से, तो इसके कारण यहाँ पे भी क्राइटेरिया नहीं हो रहा है। लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो कोई भी रिक्वायरमेंट्स को वेव कर सकती है। ठीक है, अगर पूरे क्वेश्चन को देखो तब तो अपन अपना कंक्लूजन दे देंगे कि दे हैव नो राइट टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ, हाउएवर द ट्रिब्यूनल मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट waive all or any of the requirements specified under first and second, so that as to enable the members to apply for section 241। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला था, ये तो चलो राइट टू एप्लीकेशन के लिए था। अब यहाँ पे बोला था कि ये ऑपरेशन भी आ रहा है इसमें, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कैसे, कि भाई एज रिगार्ड्स ऑब्टेनिंग ट्रिब्यूनल कंटिन्यूअस लॉसेस जो है वो ऑपरेशन नहीं माना जाता। फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, इसलिए शेयर होल्डर्स तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं सकती ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी को देखो या फिर आप उनके मुद्दे को देखो, दोनों ही जो उन्होंने मुद्दे उठाए दोनों ही ऑपरेशन के अंदर नहीं आते। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर है, इन अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन by a multinational company listed in India, the company wanted the minority shareholders to get out of the company by selling their shares back to the promoters at a price determined by the promoters। अरे वाह भाई, यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है और वहाँ पे वो कंपनी चाहती है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो अपने सारे शेयर्स प्रमोटर्स को उसी प्राइस पे बेच दें जो प्रमोटर्स चाहें। ठीक है, the minority shareholders were not given a choice whether they wanted to tender their shares or not. In a meeting, 6 non-promoter shareholders who voted against the scheme, ठीक है, एक मीटिंग के अंदर कितने नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स थे, 6, who voted against the scheme, but chairman declared that the motion was carried with an overwhelming majority of more than 90% shareholding. However, minority shareholders contended that they had right to reject the offer. Will they succeed? तो आ रही क्या बात समझ में, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन तो बोल रहा है भैया 90% फेवर के अंदर फेवर हो चुका है और ये जो स्कीम है ये पारित हो गई है, जबकि नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं ऐसे जो कि उन्होंने स्कीम के अगेंस्ट जो है वो वोटिंग करी है। अब हमें रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बताना है। In the scheme of reconstruction by a multinational company listed in India, the company wants to acquire the minority shareholders by selling their shares to the promoters at a price determined by the promoters। अब इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर देखो, as per section 236 subsection 1, in the event of an acquirer or a person acting in concert with such acquirer, या तो acquirer या PAC persons acting in concert becoming registered holder of 90%, अगर ये सब मिलके और 90% होल्ड करते हैं, या इशूड जो शेयर कैपिटल है उसका सबसे ज्यादा परसेंट आप मतलब 90% या उससे ज्यादा का इशूड शेयर कैपिटल आप ओन कर रहे हो। ठीक है, इन और इन द इवेंट ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप becoming 90%, तो majority or holding 90% of the issued share capital by virtue of amalgamation shall notify the company of their intention to buy the remaining equity shareholders। मतलब यहाँ पे बोला है कि कोई भी acquirer अकॉर्ड प्लस पीएसी जो है अगर वो 90% होल्ड करके बैठे हैं तो उन्हें कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा ऑफ देयर इंटेंशन कि वो बाकी शेयर्स जो हैं उनको भी अक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर है द एक्वायरर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, उनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑफर देना पड़ेगा कि वो इक्विटी शेयर्स अपने सेल कर दें उनको एट अ डिटरमाइंड प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो प्राइस निकालेगा, ना कि प्रमोटर्स प्राइस निकालेंगे।
तो यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अगर आपको बेचना है तो उनके शेयर्स को लेने की प्राइस जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा, ना कि प्रमोटर्स। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी में ऑफर टू majority to purchase the minority equity shareholding at a determined price as above. But in this case, the minority shareholders को तो चॉइस ही नहीं दी गई, उनसे तो जबरदस्ती फोर्स करके मंगवाया गया कि आपको हमारे को शेयर्स बेचने ही हैं। चेयरमैन ने अलग डिक्लेयर कर दिया कि 90% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर द प्राइस ऑफ द शेयर्स वाज डिटरमाइंड बाय द प्रमोटर्स एंड नॉट बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये सारे केसेस को देख के हम समझ सकते हैं कि जो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हुआ है यहाँ पे ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला था उन्होंने? क्वेश्चन बोला था विल दे सक्सीड, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है डिस्कस द फॉलोइंग ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच ऑफ सीएसआर। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ट्रिपल बॉटम लाइन अपन ने देखा था, प्रॉफिट 3 पीस देखे थे, ट्रिपल बॉटम लाइन पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट 3 पीस। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट, ठीक है। विथ द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ CSR applicability या concept of TBL, that is triple bottom line, is gaining significance and it is becoming more popular amongst the corporates. ये किसने कॉइन किया था? 1997 में जॉन एलिंटन ने किया था और उन्होंने ये TBL का कंसेप्ट इस अजम्पशन पे डाला था कि बिजनेस एंटिटीज को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अलावा बहुत दूसरी चीजें भी करनी चाहिए, ठीक है। उनको लोगों के लिए सोचना चाहिए, उनको प्लैनेट के लिए सोचना चाहिए और फिर बाद में प्रॉफिट के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ट्रिपल बॉटम लाइन से, ये बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन का मतलब कि ये हमारा अंतिम मंजिल ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, प्लैनेट को हमने जो नुकसान पहुंचाया है उसको हम कितनी भरपाई कर सकते हैं, प्लैनेट को कैसे हम एक सेफ प्लेस बना सकते हैं, और प्रॉफिट, ठीक है। तो अब पीपल मतलब जैसे ह्यूमन कैपिटल पर्टन्स टू फेयर एंड बेनिफिशियल business practices towards labor and the community at large। फिर हम बात करते हैं प्लैनेट की, जो कि हमारा नेचुरल कैपिटल है। इट रिफर्स टू सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। और यहाँ पे है देखो, हर एक चीज को उन्होंने बताया। पहला बताया है पीपल को आप क्या लिखोगे? ह्यूमन रिसोर्स। पीपल को क्या लिखोगे? ह्यूमन रिसोर्स। प्लैनेट को क्या लिखोगे? नेचुरल रिसोर्स। प्लैनेट को क्या लिखोगे? नेचुरल रिसोर्स। तो पीपल जो है वो ह्यूमन कैपिटल है और उनका फेयर और बेनिफिशियल बिजनेस प्रैक्टिसेस में होना चाहिए टुवर्ड्स लेबर और कम्युनिटी, तो हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने क्या बोला? प्लैनेट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल जो एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस है जिससे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए हम एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसा हमें करना है। It is the lasting economic impact the organization has on its economic environment। और तीसरा P है profit is the bottom line shared by all commerce satisfied in the financial year this। तो कंपनी को जो है यहाँ पे TBL जो है इसको नेचुरल ऑर्डर बना के रखना, ये TBL कंसेप्ट ही है, ठीक है। फिर आते हैं हम PSU awarded 2 contracts। PSU awarded 2 contracts, one in favor of Gaman Infrastructure Project Limited and another in favor of Simple Infrastructure Limited। GIPL और SIL दो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए, GIPL और SIL। राजन जो थे वो कंपनी के MD थे GIPL के, ठीक है। MD कौन थे? राजन। And at the time of award of contract, GIPL and SIL had entered into 2 shareholder agreements which were terminated later on by GIPL board, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? जब कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाला था तब उन्होंने शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में एंटर कर दिया और जो बाद में GIPL के बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर।
अब राजन sold shares of GIPL before it was intimated to NSE. SEBI charged Rajan as guilty of insider trading. However, Rajan took a plea that this was necessary as a part of corporate restructuring to prevent GIPL parent company from going into bankruptcy, which was factually found to be correct. मतलब यहाँ पे राजन को हम इंसाइडर माने कि नहीं माने वो वाली बात है। इंसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आता है क्या? इंसाइडर ट्रेडिंग का जो मतलब है वो है कि पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट या जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं उन्होंने मिलकर क्या किया है, कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर पब्लिक करी है। ठीक है, तो वो होता है अपना यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या फिर हम कनेक्टेड पर्संस के हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग भी देख सकते हैं। राजन ने क्या बोला कि राजन ने जैसे यहाँ पे जो केस था वो क्या हुआ, राजन ने अपने सारे शेयर्स जीआईपीएल के सेल कर दिए बिफोर इट वाज इंटीमेटेड टू एनएससी, इसीलिए राजन को गिल्टी माना गया। राजन ने कहा अगर मैं नहीं बेचता तो कंपनी का जो है वो बैंक्रप्सी हो जाती। तो अब यहाँ पे हमें देखना है क्या राजन इनसाइडर है, क्या उसकी लायबिलिटी बनेगी, यूपीएसआई का मतलब क्या है और क्या चार्जेस सेबी के करेक्ट हैं। एक एक करके देखते हैं। इनसाइडर मींस एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, कोई भी पर्सन जो कनेक्टेड पर्सन में आता है, और कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं अपने रेगुलर वीडियोस में। या फिर यह ऐसे पोजीशन में जिसको कि एक्सेस है यूपीएसआई का। यूपीएसआई भी हम देख चुके हैं। यूपीएसआई मतलब क्या? यूपीएसआई का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कंपनी के बारे में या कंपनी के शेयर्स के बारे में या सिक्योरिटीज के बारे में। ठीक है, जो ऐसे नॉर्मली तो जनरली तो पता नहीं चल सकती, पर अगर पता लग गई, तो इट विल मटेरियली इफेक्ट, इट विल हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये अपन ने देखा था प्राइस ऑफ शेयर्स। तो उनमें नॉर्मली क्या क्या चीजें आ जाती हैं, FDCMC, ये मैंने आपको याद भी करवाया था। पहला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा था डिविडेंड, तीसरा था आपका चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चौथा था आपका मर्जर एक्विजिशन, और पांचवा था आपका चेंज इन केएमपी। अगर ये पांच में से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, मेनली तो ये पांच क्या है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई बात है तो वो आ जाएगी आपकी यूपीएसआई, और कोई भी पर्सन जिसको कि एक्सेस है ऐसे यूपीएसआई का, वो भी यहाँ क्या बन जाएगा, इनसाइडर बन जाएगा। तो यूपीएसआई के थ्रू हम क्या बोल रहे हैं कि बंदा इनसाइडर बन सकता है। अब राजन जो है वो सीएमडी था, हैविंग पोजीशन ऑफ द यूपीएसआई। ठीक है, इसीलिए उसको हम इनसाइडर मानते हैं। लिस्टेड एंटिटीज shall have a process of how and when the people are brought inside on sensitive transactions. Individuals should be made aware of the duties and responsibilities attached to the receipt of inside information and the liability that attracts. ठीक है, और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अटैच्ड हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो अटैच है इसके मिसयूज या अनवारंटेड यूज के अगेंस्ट, तो हम इसको इनसाइडर बोलते हैं। यूपीएसआई मैंने अभी आपको समझा दिया, यही मैंने अभी आपको बताया, FDCMC। ठीक है, ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ अभी आपको। मटेरियल इवेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट्स, एंड इन दिस केस cancellation of agreement is having material impact also। एग्रीमेंट कौन सा था, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। ठीक है, और दोनों ने सोचा था कि हाँ भाई ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पीएसयू ने इसके दो के फेवर में किया था। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया गया, और ये जीआईपीएल बोर्ड ने किया। राजन कौन था, उसने अपने सारे शेयर्स भी बेच दिए। तो अब ये सारी चीजें, ये जो सारी हरकतें उन्होंने की हैं, वो सारी किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, उनके इनसाइडर होने की तरफ। ऑन द अदर हैंड देयर इज
clear insider trading, but on the other hand, motive was also important. In a case, Supreme Court held that although the information was price sensitive, but Rajan's sale was a case of distressed sale and it cannot be considered as insider trading. डिस्ट्रेस सेल मतलब कि यहाँ पर हम कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए शेयर्स जो हैं वो बेच रहे हैं। तो ऐसे केस में हाउएवर सुपरफिशियली इट टेंट अमाउंट टू वायलेशन, ऐसे देखा जाए तो वायलेशन है, पर यहाँ पर जो राजन का मोटिव था वो सही था, बोनाफाइड था, इसीलिए जो सेबी के चार्जेस हैं वो सही नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर जयदेव वाज द चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई की बात कर रहे हैं, एंड ही सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, वो अपना ऑफिस उन्होंने कब छोड़ा? 2019 में। रिसेंटली हैज बीन ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एन अट्रैक्टिव रेन्यूमरेशन एंड परक्यूसिट्स इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये सीसीआई के चेयरपर्सन थे, फिर इन्होंने ऑफिस छोड़ा है 2019 में और इनको ये सारे ऑफर्स दिए गए। किसमें? एक अर्नब लिमिटेड करके प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है जो कि पार्टी थी उस प्रोसीडिंग की जो सीसीआई के आगे कभी केस चला होगा, तो उसमें एक पार्टी थी अर्नब लिमिटेड, तो उन्होंने उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की। या फिर नेशनल मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसने भी इनको ऑफर किया। अब मिस्टर जयदेव आपसे चाह रहे हैं कि आप सीसीआई के लिमिट्स के हिसाब से, उसके प्रोविजंस के हिसाब से उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताएं। तो देखो इस प्रोविजन में क्या है कि जो चेयरपर्सन है या सीसीआई का कोई मेंबर है वो 2 साल तक कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता या कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता या किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट नहीं हो सकता। फिर से पढ़ रही मैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ सीसीआई, ये चेयरमैन पे भी लागू होता है और दूसरे मेंबर्स पे भी लागू होता है, ये दे शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट, ना तो उन्हें किसी एम्प्लॉयमेंट में आना है, ना ही मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड रहना है, ना ही वो किसी पार्टी के प्रोसीडिंग्स से कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, जो भी कमीशन के आगे कभी किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चालू हुए थे उससे भी वो रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल्दो दीज प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू एनी अपॉइंटमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी या सीजी, एसजी या लोकल अथॉरिटी। ये पूरा प्रोविजन है कि वैसे तो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स हैं सीसीआई के, वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में या मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते 2 साल तक। ठीक है, या किसी भी जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स थी उससे भी अटैच नहीं रह सकते। पर ये जो गवर्नमेंट, ये चीज जो है इसमें एग्जाम्प्ट हो रही कौन? गवर्नमेंट कंपनी या ऐसी कंपनी जिसका सीजी या एसजी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है किसी स्टेट के प्रोविंशियल एक्ट के हिसाब से। अब इसमें उन्होंने बोला कि ये अर्नब लिमिटेड को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अर्नब लिमिटेड एक प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है, तो उस पे तो ये लगी गया कि ये ज्वाइन नहीं कर सकते 2 सालों तक, पर गवर्नमेंट कंपनी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन के अंदर आ रही है, गवर्नमेंट कंपनी में आप कर सकते हो। In a given case, Jaidev cannot join Arnab Limited for a period of 2 years starting from 1st April। 31 मार्च को तो उन्होंने रिजाइन किया, 1 अप्रैल से वो वापस अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो 2 साल तक अभी नहीं कर सकते। Although there is no bar for him to join नेशनल मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड सिंस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। May for the purpose of an asset reconstruction company may for the purpose of asset reconstruction provide for any more of the following measures। तो हमें कौन मेजर्स बताने हैं जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में आते हैं।
देखो ये सरफेसी एक्ट जो है 2002 का, उसका क्वेश्चन है और इस पे ये आता ही आता है। इस एक्ट के अंदर जो है ये कभी अभी तक तो जो होल्डिंग्स थे ये 3 या 4 मार्क का ही आता था, पर पिछले 2 अटेम्प्ट्स में जो है वो इसमें 7 मार्क का भी आया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए सरफेसी एक्ट के अंदर कोई भी एआरसी दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या क्या कर सकती है। तो देखो क्या कर रही है वो, बोरोवर कंपनी का प्रॉपर मैनेजमेंट करेगी बिजनेस का, ठीक है, बाय चेंज इन और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो बोरोवर के बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकती है, टेक ओवर भी कर सकती है, ठीक है। अब द सेल एंड लीज ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, बोरोवर का या तो पूरा या आधा बिजनेस जो है आप सेल या लीज पे दे सकते हो। पेमेंट्स जो है डेट्स के उनकी रीशेड्यूलिंग कर सकते हो। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये लाइन तो आप लिखना ही, क्योंकि सरफेसी एक्ट का जो ESI है वो यही रिप्रेजेंट करता है, एंड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 4 चीजें तो करोगे। क्या बोला मैंने कहा बोरोवर कंपनी के मैनेजमेंट जो है बिजनेस का उसको देखना, अगर कोई हमें पार्ट सेल करना है या होल ऑफ द बिजनेस सेल करना है तो वो भी कर सकते हो। डेट्स की पेमेंट को रीशेड्यूल करना, और फिर है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, हमने डेट्स की बात की और ड्यूज जो है वो हमारे जो डेट्स थे वो कर लिया, हमारे को जो ड्यूज देने थे, बोरोवर कंपनी को जो ड्यूज देने थे उनका सेटलमेंट करना। टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, conversion of any portion of debt or shares uh, conversion of any portion of debt into shares of a borrower company, provided that conversion of any part of the debt into shares of a borrower company shall be deemed to always be valid as if the provisions were in force in all material types, ठीक है। तो ऐसे केस में 5-6 इसके 7 पॉइंट्स है और ये 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरी आप सबसे यही एक तरह से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज ये सरफेसी एक्ट का एसेट रिकंस्ट्रक्शन का ये 7 पॉइंट्स का आप करके जाइए, इसके बहुत चांसेस हैं आने के, ठीक है। अब फिर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ गंगोत्री लिमिटेड वाज टेकन बाय LBV बैंक लिमिटेड, जो कि फिर से क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ओके। मैनेजमेंट ऑफ गंगोत्री लिमिटेड वाज टेकन बाय LBV बैंक लिमिटेड, जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर थी, और उसने अपने क्या करा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक, तो अपने उसने 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए। अब गंगोत्री लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स थे, जो उन्होंने क्या किया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गंगोत्री लिमिटेड ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, उन्होंने 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए। मतलब क्या हुआ, LBV बैंक ने अपने नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, जो गंगोत्री लिमिटेड है उसने अपने 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, और इन सबका देखते हुए मेजॉरिटी ने क्या पास कर दिया, वॉलेंट्री लिक्विडेशन होना चाहिए कंपनी का, किसका, गंगोत्री लिमिटेड का वॉलेंट्री लिक्विडेशन होना चाहिए, ऐसा पास कर दिया। Special resolution requiring the company to be liquidated voluntarily by appointing IP insolvency professional to act as liquidator was passed। मतलब उन्होंने कंपनी के जनरल मीटिंग में ऐसा वॉलेंट्री लिक्विडेशन का पास भी कर दिया, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। Board of directors and the shareholders passed the resolutions without the approval and consent of directors appointed by LBV Bank। LBV बैंक लिमिटेड जो है, जो इनकी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसके कंसेंट के बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और शेयर होल्डर्स ने सारे रेजोल्यूशंस पास कर दिए। अब हमें ये देखना है कि सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर क्या ये जो रेजोल्यूशंस है ये वैलिड है, और अगर इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता तो क्या बात थी।
अगर मैं आप सबको बता दूं कि सर्फेसी एक्ट के अंदर क्या होता है, जब कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक ओवर कर लेता है ना, तो ऐसे केस में आपको हर चीज के लिए उसकी कंसेंट लेना जरूरी होता है। अब इस पूरे क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो यहाँ पे उन्होंने उसके बिना क्या कर दिया, रेजोल्यूशंस भी पास कर दिए, जनरल मीटिंग में सारे काम कर दिए विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब हम इसको देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ बोरोवर टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। बोरोवर का मैनेजमेंट जो है बिजनेस का, अगर किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया है, ऐसे केस में notwithstanding anything contained in act or in memorandum or articles of such borrower, it shall not be lawful, मतलब it is unlawful for the director for the shareholders of the company or any other person to nominate or appoint any person to be the director of the company। मतलब पहली बात कि अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को टेक ओवर करता है, ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर रहा है, तो ऐसे केस में उसके कंसेंट के बिना डायरेक्टर्स आप अपॉइंट नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट गलत है, साथ ही साथ रेजोल्यूशंस भी पास नहीं कर सकते, रेजोल्यूशंस भी पास नहीं कर सकते। नो रेजोल्यूशन पास एट एनी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी शैल बी गिवन इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम के हिसाब से हमने क्या करा, जो गंगोत्री लिमिटेड है उसने अपॉइंटमेंट कर दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स की, उन्होंने लिक्विडेशन के लिए रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये एलबीवी बैंक के कंसेंट के बिना की है, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर के कंसेंट के बिना करिए, इसीलिए इसका कोई भी ये वैलिडिटी नहीं है, इट शैल नॉट बी गिवन इफेक्ट। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात क्या है, इट डजंट हैव रिकोर्स टू दिस एक्ट। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में पूछा था, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो इस एक्ट में आता ही नहीं है, वो बाहर है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, मैंने 2-3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सरफेसी एक्ट का। एक तो मैंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया, एक मैंने आपको अभी सिक्योर्ड क्रेडिटर का बताया, और एक ये जो है ये परपेचुअल लिमिटेड करके फिर से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ही आ रहा है। ठीक है, ये शायद अब आपसे बन जाए। देखो क्या लिखा है, परपेचुअल लिमिटेड इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सर्फेसी एक्ट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, एक थे मिस्टर परम, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उनको कैश की अर्जेंट नीड थी। उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग के 10%, उन्होंने, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एक डायरेक्टर है, कौन, मिस्टर परम, उन्होंने क्या किया, अपनी शेयर होल्डिंग के 10% शेयर्स जो है मिस्टर शरीफ को दे दिए। उनको कैश की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने सेल कर दिए अपने शेयर्स। ठीक है, विच इंक्रीज मिस्टर शरीफ होल्ड शेयर होल्डिंग टू 20%, और इस वजह से शरीफ की होल्डिंग कितनी हो गई, 20%। परपेचुअल लिमिटेड also appointed Mr. Vikram as CEO for managing the overall operation and resources of the company। पर ये सारे काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली, आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली, और आरबीआई ने क्या कर दिया, फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वही कैंसिल कर दिया उन्होंने। इस बात को बोला कि भाई जो तुमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किए हैं और अपॉइंटमेंट किया है, ये एक जो है ये ऐसा एक्ट है जिसमें तुमने आरबीआई की अप्रूवल भी नहीं ली। कंपनी का कहना था, परपेचुअल लिमिटेड कंटेंडेड that the decision of RBI is inappropriate as shareholding में चेंज जो है या अपॉइंटमेंट जो है वो सब्सटेंशियल चेंज में नहीं आता। तो हमें आरबीआई के इस डिसीजन के बारे में देखना, पूरी कहानी समझ आई क्या? देखो, परपेचुअल लिमिटेड एक एआरसी कंपनी थी। अब उसकी जो एक डायरेक्टर थे मिस्टर परम, उन्होंने अपनी 10% तक की होल्डिंग्स शरीफ को, मिस्टर शरीफ को सेल कर दी क्योंकि उनको कैश की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही साथ उन लोगों ने क्या किया, किसी एक का क्या अपॉइंटमेंट भी कर दिया, सीईओ के रूप में एक पर्सन को अपॉइंट भी कर दिया। और आरबीआई ने क्या किया, इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, इनके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया।
इस बिना पे कि जो ये सारे रिक्वायरमेंट्स थे ना, ये सब्सटेंशियल चेंज है और सब्सटेंशियल चेंज के लिए आरबीआई की अप्रूवल लगती है, जो कि कंपनी ने नहीं ली है। तो ये देखो, ये बात समझ में आती है हमें कि इसके अंदर कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल चेंज लाना है तो आरबीआई के अप्रूवल के बिना नहीं ला सकते। तो अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 6, every asset reconstruction company shall obtain prior approval of RBI for the substantial change in its management, including appointment of any director on the board of directors of the asset reconstruction company और मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, किसी को भी ले आओ, ठीक है। या लोकेशन अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज किया है या नाम चेंज किया है। तो देखो 5 चीजें बोली इन्होंने। 5 चीजों में क्या बोला है कि अगर आपने किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है, या फिर आपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर का एमडी का अपॉइंट किया है, या सीईओ का अपॉइंट किया है, या आपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज किया है, या फिर अपने आपने नाम बदला है, ये 5 केसेस क्या हैं, ये सब्सटेंशियल चेंज को दर्शाते हैं। और ये अगर पांचों चीजें में से कोई भी एक चीज करनी है आपको, आरबीआई का अप्रूवल मस्ट है। प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ आरबीआई वेदर द चेंज इन मैनेजमेंट जो है वो सब्सटेंशियल चेंज है या नहीं है, ये उनका डिसीजन है, किसका, आरबीआई का। और आरबीआई का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। तो इस केस में भले कंपनी कितना ही कंटेंट करेगी सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंशियल चेंज है इसकी डेफिनेशन आरबीआई ही बताएगी, और आरबीआई को अगर लगता है कि नहीं ये सब्सटेंशियल चेंज है तो उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा और वो वैलिड रहेगा और बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। एक है एक्स, जिनका न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इट डिसाइडेड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 99 करोड़। ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये चालू करना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कंपनी बनाई 99 करोड़ से पेड अप शेयर कैपिटल से, एक्सक्लूडिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अब हमें बताना है कि मिस्टर एक्स क्या रजिस्टर करके और अपना इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या। आपको अगर लिमिट याद हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या अदर, उसमें 100, 200 मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, देखो इसके अंदर क्या है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये देखो। अभी इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पहले इसका देख लेते हैं क्या लिखा है। एज पर द इंश्योरेंस लॉस सेक्शन 16 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड, और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स जो है कैपिटल के वो बताता है इंश्योरर के लिए, ठीक है। कोई भी इंश्योरर, इंश्योरर मतलब जिसकी इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि बिजनेस कैरी ऑन करना चाहता है, ठीक है, या जनरल इंश्योरेंस ले रहा है, या और कोई का इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस अगर चालू कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के हिसाब से ना हो। अगर मैं लाइफ की बात करूँ या जनरल बिजनेस की बात करूँ, ये शायद क्लियर नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, जनरल इंश्योरेंस की बात करूँ, तो 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस 100 करोड़ का है, हेल्थ इंश्योरेंस 100 करोड़ का है, री इंश्योरेंस 200 करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखो, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, एक्सक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, 100 करोड़। हेल्थ इंश्योरेंस का 100 करोड़, री इंश्योरेंस का 200 करोड़। बिसाइड्स, reinsurer shall not be registered unless it has net own funds of not less than 5000 crores। तो 200 करोड़ के साथ साथ इसके अंदर नेट ओन्ड फंड्स, नेट ओन फंड्स भी कितने होने चाहिए, 5000 करोड़, ठीक है। तभी जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो दोनों चीजें आप देख लो, 200 करोड़ या फिर नहीं, ये आपका लाइफ और जनरल का है 100 करोड़, री इंश्योरेंस का है 200 करोड़ प्लस 5000 करोड़ क्या, नेट ओन फंड्स के। अब बाकी इन्होंने क्या बोला,
प्रेजेंट केस में एक्स की इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस चाहती है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, इसीलिए वो इंश्योरेंस बिजनेस चालू नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर हुआ? आते हैं हम अपने इस मैराथन सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर। Mr. Arnab, one of the directors of AIM Insurance Company Limited, has taken some life insurance policies from the company. He now wants to avail a temporary loan from the company. देखो एक डायरेक्टर था, कौन? इंश्योरेंस कंपनी का ही डायरेक्टर, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसी के डायरेक्टर है कौन? मिस्टर अर्नब। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से पहले ही ले रखी है, अब वो चाहते हैं कि वो लोन ले ले कंपनी से। कंपनी ने मना कर दिया कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता क्योंकि इस बारे में प्रोहिबिशन है। अब मिस्टर अर्नब हमसे चाहते हैं एडवाइस। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपन ने देखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी हो या नॉर्मल कंपनी हो, कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन, गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो वैसे मेरे को लगता है इसके अंदर भी यही चीज होगी कि सेक्शन 29 एज अमेंडेड बाय इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो इंश्योरर शैल ग्रांट लोन और टेम्पररी एडवांस। ना लोन्स ग्रांट कर सकते हो ना एडवांस ग्रांट कर सकते हो, ईदर ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सनल सिक्योरिटी और अदरवाइज एक्सेप्ट लोन्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड बाय हिम विद इन देयर सरेंडर वैल्यू। मतलब यहाँ पे क्या बोला आपको, मतलब आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो और आपको अपने डायरेक्टर को अगर कोई लोन देना है तो नॉर्मली आप किसी प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज से नहीं दे सकते, प्लेज से नहीं दे सकते, हाइपोथिकेशन से नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं चलेगी। बस एक चीज चलेगी, डायरेक्टर ने अगर आपसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं तो उसको आप हाइपोथिकेट कर सकते हो और फिर आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, पर वो भी उतनी ही वैल्यू का होगा जितना आपने पॉलिसीज ले रखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला, नहीं तो और किसी भी तरह नहीं दे सकते। तो देखो इसने क्या बोला, एक्सेप्ट लोन्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड बाय हिम विद इन देयर सरेंडर वैल्यू टू एनी डायरेक्टर, मैनेजर, एक्चुअरी, ऑडिटर, ऑफिसर ऑफ द इंश्योरर इफ द कंपनी या किसी कंपनी जो है, if a company or to another company or firm in which any such director holds the position of director, manager, actuary, officer or partner। ठीक है, तो अब इस केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सरेंडर वैल्यू जितनी है उतनी की पॉलिसी के ही हम क्या कर सकते हैं, लोन जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, द प्रोविजंस ऑफ दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ लोन ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर if the loan granted is on the security of the policy on which the insurer bears the risk and the policy was issued to the director on his own life and the loan is within the surrender value of the policy। ठीक है, accordingly such loan can be obtained by Mr. Arnab। ठीक है, आई क्या बात समझ में? देखो इसने साफ साफ मना कर दिया, सेक्शन 185 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्शन 185 जो हम देख रहे थे कि कंपनी लोन दे सकती है कि नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने मना किया है कि 185 तो नहीं आएगा, पर उसी से रिलेटेड वैसा ही प्रोविजन है। यहाँ पर अगर आप लोन लेना चाहते हो पर अगर आप किसी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बेसिस पे ले रहे हो या और किसी के बेसिस पे ले रहे हो तो वो ग्रांट नहीं करेंगे, या आपने अपने अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस पे भी ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ लोन जो है आपकी दूसरी पॉलिसीज पे ले सकते हो उसकी सरेंडर वैल्यू तक। आया क्या समझ में? ठीक है, चलिए अब ये हमारी फाइनल स्लाइड थी। हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं स्कैनर के पूरे कर लिए हैं। इसमें मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन, केएमपी,
CSR, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग और MSME, इन सब के क्वेश्चंस मैंने करवाए। अगर आपने मेरी वीडियोस चेक नहीं की हो तो मैंने सारे जो चैप्टर्स के इंडिविजुअल रिवीजन वीडियोस भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए बस फाइनल टिप यही है, एक एक मार्क्स आपके लिए ज़रूरी है, तो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और एकदम बढ़िया रिजल्ट लाएं अपने लिए। इन सभी भावनाओं के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट लगा करके भी बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।